बताइए भाई, क्या लगता है क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर? भाई हो रहा है सॉल्व? नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं ही कर देता हूँ। अगर ऐसा है कि आप लोगों ने पेन रखे हुए हैं 10 मिनट बाद भी मुझे सॉल्व करना है तो मैं अभी भी कर देता हूँ। या कर रहे हैं आप ट्राई? वजाहत का आंसर आया। इट्स वजाहत बस यार, ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, थोड़ा सा। नहीं इसका, आप कुछ कुछ मिस्टेक कर रही हैं। वजाहत एक बार और चेक करना, थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है मुझे, ज्यादा नहीं है, छोटी सी कहीं कुछ गड़बड़ आपने करी हुई है। उसका आप भी एक बार चेक कीजिए, कहीं छोटी सी गड़बड़ हो रही है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? अमन, आयशा, मदिया, मेघना, मोमिना, नबीला, राशिद, समीरा, सब बैठे हुए हैं। तौहीद, उस्मा, जैनब, सॉल्व करिए एक बार जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, फॉर्म में आओगे तो आगे जल्दी जल्दी चीजें हम कंप्लीट कर पाएंगे। जी जी, फर्स्ट स्लाइड है। नहीं राशिद, गलत आ रहा है। चलिए खैर, बहुत टाइम हो गया ना, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो भाई देखिए, यहाँ करना क्या होगा, आपने प्रोजेक्टाइल वाला केस है कि एक बॉडी ली, उसे आपने वी नॉट वेलोसिटी से किसी एंगल पर थ्रो कर दिया। आपने ऐसे थ्रो किया इसे, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा दिया होगा। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट आ गया वी नॉट कॉस थीटा, और ये वाई कंपोनेंट आ गया विच इज वी नॉट साइन थीटा। आपसे क्या कह रहा है? इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कीजिए, फर्स्ट पार्ट है ना। सो आप ऐसे सोचना शुरू करोगे, भाई इंस्टेंटेनियस पावर क्या था? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब आप उसके बाद ऐसे सोचेंगे, यहां फोर्स कौन सी एक्ट करती है? प्रोजेक्टाइल में बॉडी पर एक ही फोर्स एक्ट करती है, दैट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कहां एक्ट करती है? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, एम जी माइनस ऑफ जे का। डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी ना, एम जी माइनस ऑफ जे का। जब आप वेलोसिटी लेंगे तो वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, v इज u प्लस ए टी। आप x के लॉन्ग अलग कैलकुलेट करोगे, y के लॉन्ग अलग कैलकुलेट करोगे। x के लॉन्ग जब आप वेलोसिटी लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट कॉस थीटा। प्रोजेक्टाइल में इतना याद होना चाहिए कि x के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो x के लॉन्ग वेलोसिटी हो गई दिस ऑफ आई कैप। ऐसे ही आप फिर इसके बाद ऐसे सोचना शुरू करोगे, अच्छा y के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी? y के लॉन्ग वेलोसिटी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, वी वाई इज यू वाई। नहीं नबीला, कुछ गड़बड़ है, प्लस ए वाई टी। या देखिए यू वाई कितना आ गया? इट्स यू साइन थीटा। इट्स फ्री फॉल, तो ए वाई कितना होगा? माइनस जी इंटू टी।
टोटल वेलोसिटी क्या होती है, एक्स वाले और वाई वाले कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं। ये एक्स वाला कंपोनेंट है, आप ऐसे लिखेंगे वी नॉट कॉस थीटा आई कैप। ये वाई वाला कंपोनेंट है, आप इसे लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी माइनस ऑफ जे कैप। ये नेट वेलोसिटी है। सो यू हैव फोर्स एज वेल एज वेलोसिटी। तो जब आप पावर कैलकुलेट करेंगे, देन दिस इज एम जी माइनस ऑफ जे कैप dot v naught cos theta, it's I cap, plus u sin theta minus gt into minus of j cap। तो देखिए आई कैप वाली टर्म तो है नहीं, तो यहां तो कोई डॉट नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म तो जीरो आएगी एक्स कॉम्पोनेंट, माइनस जे कैप का डॉट माइनस जे कैप के साथ ले लीजिए। यस 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 बजाज, यू इज वी नॉट, राइट। तो ये आ जाएगा आपका एम जी वी नॉट sin theta minus of gt। So this is your instantaneous power। भाई बताइए क्लियर हुआ ये? Now your instantaneous power is mg v naught sin theta minus, यार पहला ही क्वेश्चन तुम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। अच्छा चलो सेकंड पार्ट तो ट्राई करो, एवरेज तो कैलकुलेट करके देखो। देखो इंस्टेंटेनियस मैंने बता दिया, अब देखो जरा एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करोगे। करो एवरेज, एवरेज तो ट्राई करिए। आपको हिंट चाहिए था, देखिए पूरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया मैंने, अब एवरेज तो आप ट्राई करो एटलीस्ट कि एवरेज कैसे आएगा। नहीं, क्या एस्पेल गलत आ रहा है आपका? ओके, अस्का का कुछ आंसर आया, अस्का का आंसर ठीक आ रहा है, गुड अस्का, ये सही आ रहा है आप। चलिए, तो ये भी नहीं हो रहा, वो यार गड़बड़ लग रही है यार कुछ तो। चलो एक बार सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं एक बार। वजह कुछ गड़बड़ है, आप कहीं ना कुछ मिस कर रहे हैं। तो देखिए इंस्टेंटेनियस पावर आ गई आपके पास, इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन क्या था एमजी, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ये पावर है। पावर को आप क्या लिख सकते हैं, पावर को आप लिख सकते हैं ना रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू ओवर डी टी। तो आप पावर को ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज एम जी, इट्स वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, दिस इज पावर। सो यहां से डी डब्ल्यू आ गया, इट्स एम जी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी। तो ये वर्क डन आ गया डी टी टाइम के अंदर। मुझे चाहिए वर्क डन इन टाइम टी, वर्क डन इन टाइम टी। टी टाइम में आप जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, दैट्स इंटीग्रल ऑफ एम जी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डी टी, लिमिट 0 से टी चला गया। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, एम जी अलग हो गया, इट्स 0 टू टी वी नॉट साइन थीटा डी टी माइनस 0 टू टी इट्स जी टी डी टी।
ये पूरा ब्रैकेट में होगा ना। तो टी टाइम में वर्क डन आ गया, mg आप बाहर ले गए, v नॉट साइन थीटा अलग हो गया, dt बचा यहां, dt का इंटीग्रल t होता है लिमिट इज 0 टू t माइनस t को जब आपने इंटीग्रेट करा तो t स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट हो गई 0 टू t नाउ। सो ये आया वर्क डन mg, इट्स v नॉट साइन थीटा t माइनस 0 माइनस g बाई 2, इट्स t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। यहां से t आप कॉमन ले लीजिए, mgt कॉमन आ गया, ये बचा v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2। अब आपको एवरेज पावर चाहिए ना, पावर एवरेज पावर। सो एवरेज पावर क्या होगा, वर्क डन इन टाइम t डिवाइडेड बाय टाइम। सो एवरेज पावर आया mg t v नॉट साइन थीटा minus gt by 2 divided by t. So this t will cancel this t. It's mg, it's v naught sine theta minus gt by 2. So this is the average power. हाँ, ये average power का expression। अच्छा, इसलिए आपका गलत आ रहा है। पहले तो आप टी एवरेज पावर आप निकाल रहे हो ना, तो पहले तो आप पूरा इंटीग्रेट करोगे उसे, पहले वर्क डन तो निकालोगे टी टाइम में, तभी तो आप डिवाइड करेंगे। जो आप लिख रहे हो ना वजात, वो ये है बेसिकली 0 टू टी पी डी टी डिवाइडेड बाय 0 टू टी डी टी, ये एक्सप्रेशन। डायरेक्टली y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी लिख कर सकते थे। हाँ हाँ, वजह एक ही चीज है, एक ही काम कर रहे हैं हम, एक ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही काम कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं मैं वही काम कर रहा हूँ, बस मैंने स्टेप्स लिख दिए, मैंने क्लियर दिखा दिया कि वर्क डन क्या है। तौहीद का है डायरेक्टली y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखकर भी कर सकते हो। तौहीद, मेरे ख्याल से ना वो टफ हो जाता तुम्हारा, y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में परेशानी आती है ना, y के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है ना, वैसे y के लॉन्ग कैलकुलेट करना। हाँ, तो हो जाता, सही कह रहे हो जाता, हो जाता, बिल्कुल हो जाता, वहां से भी आ जाता, अल्टीमेटली यही आता, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, वहां से भी हो जाता। कैस्पल कह रहा है सिन वर्क डन बाय mg टिल फॉल्स डाउन इज 0। कैस्पल क्वेश्चन में कहां मेंशन्ड है इट विल फॉल डाउन आफ्टर टाइम t? क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है दैट इट कि t टाइम ऑफ फ्लाइट है, इट विल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, है ना, कहीं मेंशन्ड है, देखो जरा, जस्ट एनी इंस्टेंट t दिया हुआ, इसलिए अगर वो कहता है ना इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तब आप सही थे, तब वही आंसर होता जो आप कह रहे थे, बट मेंशन नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम से यार, वर्क एनर्जी थ्योरम से आ सकता है वर्क डन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम, लेकिन ना आइडियली आना तो चाहिए वर्क, भाई वर्क एनर्जी थ्योरम से भी तो होना चाहिए,
या कुछ इशू आएगा? जब हमने प्रोजेक्ट किया तो सिर्फ एक फोर्स एक्ट करी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल इज हाफ mv नॉट स्क्वायर। नहीं, वेलोसिटी तो हमें मिल गई है ना, v इज u प्लस एटी, वेलोसिटी तो हमें v इज u प्लस एटी। यार बताओ, तुम लोग बताओ क्या लग रहा है कि ये वर्क, मेघना कह रही है वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आ जाना चाहिए, क्या लगता है आएगा? हम्म, और उसको टी टाइम से डिवाइड कर दें, करके देखना एक बार, एक बार करके देखना, वर्क एनर्जी थ्योरम से आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मैं 1 घंटा फिर मैं ही बोलता जाऊंगा। एक बार करके देखो सब वर्क एनर्जी थ्योरम से, क्योंकि टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी वो तो मैंने शायद कैलकुलेट कर दी है, ये वेलोसिटी तो मैंने कैलकुलेट कर दी है। सब करके देखो एक बार, वर्क एनर्जी थ्योरम से आ रहा है। तो देखो एक क्वेश्चन था, एक मेथड से मैंने किया, एक मेथड तौहीद ने बताया कि वर्क डन से आ जाएगा, एक वजाहत का था कि डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए। मेघना वाला ज्यादा आसान लग रहा है कि अगर ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आ गया तो फर्स्ट पार्ट से ही आंसर आ जाएगा, करके देखना आ रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम से। देखो वेलोसिटीज तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना यहाँ। अरे बता दो आया नहीं आया? आ गया? चलो गुड, अस्का का आ गया। और किसी का मैच किया? चलो गुड। यस यार, ये आसान तरीका है, वर्क एनर्जी थ्योरम से आसानी से आ जाएगा, वर्क डन ले लें और टाइम से डिवाइड कर दें। अब ऐसे डिस्कशंस होते हैं तब लगता है कि 12th पास बच्चों के साथ डिस्कशन हो रहा है। तो अब वो आपके ऊपर है, मतलब सबसे लेंदी जो मेथड था शायद वो मैंने यूज किया है। आप सबके मेथड उससे इजी हैं, तो आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लीजिए जैसा मेघना कह रही है, या तौहीद जो कह रहा है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर लो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, वहां से भी आ जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट वाई के लॉन्ग लेना होगा, एक्स के लॉन्ग नहीं है ना, क्योंकि एक्स के लॉन्ग तो कोई फोर्स ही नहीं है, जो भी फोर्स है वो वाई के लॉन्ग। चलिए भाई, इसको खत्म करते हैं। अब इसके बाद ना पावर पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं पंप के ऊपर, स्पेशली नीट में। नीट वालों को बड़ा पसंद है पंप, पंप पे जरूर फोर्स आते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं। तो जरा देख लो पंप पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पंप पर एक टाइप का क्वेश्चन होता है, देखो कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है, बस आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं किस तरह से बन जाता है। वो कहता है वाटर है, पंप उस वाटर को उठाकर ऊपर ला रहा है, मान लीजिए कुछ डीएम अमाउंट ऑफ वाटर था, उसे ऊपर तक ले आया। वर्क डन करना पड़ा टू लिफ्ट dm water, dm mass of water, mass of water is dm, to height h। h हाइट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन चाहिए। अब देखिए ये जो वर्क डन होता है ये होता है mgh, तो ये आ जाएगा dm g मल्टीप्लाइड बाय h इज dm gh। अब जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसे हम पावर कहते हैं, दैट इज dw ओवर dt, that is dm gh over dt। तो पावर आ गया gh मल्टीप्लाइड बाय dm ओवर dt। सो ये एक्सप्रेशन हो गया पावर का, इट्स gh इंटू dm ओवर dt। आपको इसको आप m की टर्म्स में लिख सकते थे, लेकिन मैं सिर्फ उस फॉर्मेट में लिख रहा हूं जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा। वो आपसे कहेगा इट्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऐसे आ जाएगा। अब वो एक काम और करता है, कहता है भाई पंप ने सिर्फ वाटर उठाया नहीं, वाटर को कुछ वी वेलोसिटी भी दी। मींस मुझे वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय पंप
to lift dm mass of water to height h and to give velocity v. तो आप जो वर्क डन कर रहे हैं ना, वर्क डन आप इसमें भी कर रहे हैं कि आपने उठाया, कुछ हाइट तक ले गए और v वेलोसिटी दे दी। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो वर्क डन हो जाएगा इट्स dm इंटू जी एच प्लस हाफ dm इंटू वी स्क्वायर। आपको रेट ऑफ डूइंग वर्क चाहिए, आपको चाहिए पावर कितनी स्पेंड करी। देखो ये पावर स्पेंड ना बेसिकली आउटपुट पावर है। अभी मैं एफिशिएंसी लिख दूंगा, आउटपुट बाय इनपुट, ये सब आउटपुट पावर है। जो पंप इतना वर्क डन कर रहा है ना, ये सब आउटपुट पावर है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो यहां से पावर क्या आ गया? मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं हो रहा। आप चाहें तो इसे एज अ फॉर्मूला यूज कर लें, मैं बस आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स में ये स्टेप्स यूज हो सकते हैं। हो सकता है बिल्कुल ही इससे अलग दे दे। ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद ना एक चीज और आप यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं पंप के लिए एफिशिएंसी निकालवा देगा, एफिशिएंसी निकाल देगा। एफिशिएंसी को ऐसे लिखते हैं, इट्स आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। भाई जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि एफिशिएंसी है क्या चीज, वैसे समझिए। मान लीजिए एक पंप है, आपकी मोटर है घर पर, उस मोटर पे लगा हुआ है 50, अब तो आप समझते होंगे, उस पे लिखा है 50,000 वॉट की वाटर मोटर है। 50,000 वॉट की मोटर होने का मतलब है कि ये वाटर 50,000 वॉट की एनर्जी कंज्यूम कर रही है। मींस ये मोटर एक सेकेंड में 50,000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस मोटर की जो एफिशिएंसी है ना, वो एफिशिएंसी 50% की एफिशिएंसी है। बस मोटर की एफिशिएंसी 50%। क्या मतलब वो एफिशिएंसी 50% का? कि इस 50,000 में से ये मोटर 25,000 का वर्क डन करती थी, बाकी 25,000 जूल एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो गई, बर्बाद हो गई। 50,000 जूल लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, इसने सारा का सारा काम नहीं किया, सिर्फ 25,000 जूल का काम किया, बाकी सारा का सारा हीट में वेस्ट कर दिया। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 50%। तो ये आपको एक्चुअल में बता रही है कि आपने जो पैसा दिया है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, उसमें से कितना यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। 100% एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती, दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कुछ ना कुछ तो हीट की फॉर्म में जरूर वेस्ट हो। कुछ याद है किसी को हीट की फॉर्म में वेस्ट होना जरूरी क्यों है? कहीं कोई लॉ हो फिजिक्स का, थर्मोडायनामिक्स का, केमिस्ट्री में पढ़ा हो, फिजिक्स में पढ़ा हो, कहीं कुछ पढ़ा है कि वेस्ट होना क्यों जरूरी है? ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ना भी वेस्ट हो तब भी आ रहा है। नहीं, कोई आंसर नहीं है। तुम किताबी कीड़े हो ना, पढ़ा, रटा, लिखा और भूल गए। हाँ देखो, तौहीद ठीक है, डेल्टा जी। अब ये डेल्टा जी है किससे रिलेटेड? डेल्टा एस से रिलेटेड। एंट्रोपी, सारा खेल एंट्रोपी का है, सारा खेल एंट्रोपी का है। ये सब काम इसलिए हो रहा है ताकि एंट्रोपी बढ़ जाए। यूनिवर्स की एंट्रोपी कम नहीं हो सकती, हमेशा इंक्रीज करेगी। अब ये अपने आप में एक लंबा डिस्कशन है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़नी क्यों चाहिए। भाई देखिए, अगर आपको रटने में बहुत मजा आता है, मतलब आपका पढ़ने का तरीका ये है कि आपने 4 फॉर्मूले पढ़े, रटे, उससे रिलेटेड आपने 10 क्वेश्चंस करे, और उन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आएगा आप कर जाएंगे। मीन्स आप बहुत हार्ड वर्किंग है, अच्छी बात है, लेकिन आप एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है।
एंट्रेंस क्रैक करने के लिए सोचना पड़ता है, तो सारी चीजें ना एक साथ दिमाग में रहनी चाहिए कि आप कब अप्लाई कर पाए। वरना कभी सोचा है कि एक डॉक्टर को फिजिक्स पढ़ाने की जरूरत क्या है? एक बच्चा जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में कभी फिजिक्स, अनलेस एंड अनटिल वो बायोफिजिक्स में कहीं रिसर्च में चला जाए, एमबीबीएस में तो नहीं कर रहा, कहीं खास कोई फिजिक्स यूज नहीं कर, इतने टफ फिजिक्स के क्वेश्चन उसे देने की जरूरत क्या है? जरूरत मेरा यही समझ में आती है सिर्फ इतनी सी है कि उसे बहुत सारी सिचुएशंस एक साथ अप्लाई करनी आ जाए, कि कल को जब वो बैठा हुआ हो कि पेशेंट उसके पास आए तो सोच पाए कि हो गया इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बजाय इसके कि सिर्फ क्रोसिन और एक पेन किलर दे के घर भेज दे। अगर आप सोच सकते हैं तो आप आसानी से एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, एंट्रेंस में प्रॉब्लम आई। और सोचना इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा गट्स होने चाहिए। बिल्कुल वैसे ही खेल है कि एक आदमी साइकिल चलाना सीखता है, बार बार गिर के सीखता है, और एक शख्स वो है जो 3 टायर होते हैं, 3 लगाकर वो जिंदगी भर उस 3 टायर पे घूमता रहता है, कभी उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो गिरे और फिर संभले। अगर आपको सीखना है सोचना तो आपको गलतियां करनी पड़ेगी। हो सकता है वो गलतियों का फेज 1 साल चलता रहे, उसके बाद आप कर लेंगे, यूजुअली 2 ढाई महीने का फेज होता है, उसके बाद चीजें ठीक हो जाती है। बहरहाल, तो ये एफिशिएंसी है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। चलिए, फॉर्मूला खत्म, कहानी खत्म, अब न्यूमेरिकल्स मुझे आप करके दिखाइए। बड़ा सीधा साधा न्यूमेरिकल है। अच्छा जी, लिख लीजिए लिख लीजिए। देखिए, हार्डवर्क बेकार नहीं जाता, लेकिन हार्डवर्क अगर सही डायरेक्शन में हो ना तो जल्दी मंजिल मिल जाती है। चलिए भाई हर्षित, लिख लिया आपने? बढ़ जाए आगे। लिखिए लिखिए। यस मेघना, हो गया। वाटर पंप रेटेड 400 watt has an efficiency of 75%। मतलब 75% एनर्जी को ये एक्चुअल वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है। इफ इट इज एम्प्लॉयड, भाई सब कोशिश कीजिएगा, गलती करिए कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करिए। 20 बच्चे हैं, 20 आंसर्स दिखे मुझे, गलत हो कोई टेंशन नहीं, बस उस गलती से सीखिएगा जो आपने गलती करी, कि कहाँ आप गलत हो गए थे, क्या नहीं समझ में आया था। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है सीखने का। हम फिजिक्स रटते नहीं हैं, हम फिजिक्स सीखते हैं। चलो जी, बता दो यार कितना आया। आसान सी कहानी है, बस नंबर फॉर्मूले इधर उधर घुमाने।
और जिसे सिर्फ फॉर्म भरना हो, क्रैक करने की जरूरत नहीं महसूस हो, इसे कॉपी करके डाल देना गूगल पर, कोई ना कोई डाउटनट वाउटनट सॉल्यूशन दे देगा और उसे लिख देना। हाँ, कौन लिख देना, वो अच्छा आदमी है, फॉर्म के पैसे दे रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन उसे भी पता है कि उसकी कभी सीट नहीं आएगी। बाकी लोग करिए, कोशिश कीजिए, इन्हें क्रैक करने का इरादा है, कोशिश कीजिए, गलती करिए, आंसर बताइए। कभी कभी आपके गलत आंसर बता देते हैं मुझे कि कहाँ कमी रह रही है। अरे वेरी गुड। देखो एक आंसर आया वजाहत का जो सही है, अज़का का आंसर आया सही है, मेघना आप कुछ गड़बड़ कर रही हैं, हर्षित का आंसर सही है, राशिद आप भी थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। समीरा थोड़ा सा गड़बड़ है, जैनब ठीक आ रहा है बिल्कुल, आजम आप भी थोड़ा, भाई आप वॉल्यूम कैलकुलेट करें ना, मास तो नहीं लिख रहे कहीं? आप एमएल में लिख रहे हैं कैस्पल? नहीं यार, एमएल तो नहीं होगा कैस्पल, कुछ गड़बड़ है आपकी, चेक कीजिए। नबीला सही आ रहा है, उस्मा गड़बड़ है बच्चे, थोड़ी सी गड़बड़ है, गलत आ रहा है आजम, वॉल्यूम में तो गलत है। नहीं मदीहा, कुछ इशू है, कुछ गड़बड़ है बड़ी। हाँ मास सही है, मास सही आ रहा है आपका। जी कैस्पल मास सही आ रहा है आपका। चलिए जरा देखिए, जो थोड़ी बहुत गलती हो रही है ना आपसे। हम एक ना मास सही आ रहा है, फिर उसमें वॉल्यूम में क्यों गड़बड़ आ रही है? चलिए भाई देखते हैं। A pump, water pump rated 400 watt has an हाँ अमन, मास सही है, वॉल्यूम निकालिए। Efficiency 75%, 75% efficiency means efficiency is output power divided by input power. Caspal, this is meter cube, and SI unit is meter cube, not liter. So efficiency is output power by input power. So efficiency है 75%, means 75/100. आउटपुट पावर मुझे पता नहीं, मुझे कैलकुलेट करनी है। इनपुट पावर मुझे दी हुई है 400, वो कह रहा है 400 वॉट तो एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। तो देखिए इसने वर्क डन कितना किया होगा, तो यहाँ आउटपुट पावर होगा 75/100 मल्टीप्लाइड बाय 400। So 75 into 2 is 150, which is 300 watt. This is the output power, which is 300 watt.
अब आपके पास आउटपुट पावर हो गया, तो देखिए आउटपुट पावर का मैंने एक रिलेशन लिखा था वर्क डन से रिलेटेड, डीएम ओवर डी टी इंटू जी इंटू एच। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास निकाल लेते हैं, डीएम ओवर डी टी कितना आ जाएगा, इट्स पी डिवाइडेड बाय जी एच। पी कितना है 300, जी कितना है 10, कितने हाइट तक लेके गए 40, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया डीएम ओवर डी टी 3/40 ना, हाँ नहीं नहीं 3/4। तो यहां से डीएम ओवर डी टी आया, डीएम ओवर डी टी इज 3/4 kg पर सेकेंड। आपको टाइम चाहिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया, आपको टाइम चाहिए, कितना टाइम दिया है, 10 मिनट्स दिए, 10 मिनट्स दिए ना। तो मास को ऐसे निकाल सकते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय टाइम। 60 मिनट्स का मतलब है 600 सेकेंड्स, इट्स मल्टीप्लाइड बाय 600, तो ये मास आ गया 450 kg का मास है 10 मिनट्स में। अब अगर मास आ गया तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम आ जाएगा मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम आ गया, मास है 450, डेंसिटी है 1000, it gets cancelled out, so the volume is 0.45 meter cube. So this is the volume, which is 0.45 meter cube is the volume. इतना वॉल्यूम हो जाएगा, ये 0.45 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। चलिए ये लिखा, आप लोग इसको लिख लीजिए जिनसे नहीं हो पाया था, और देखिए आप कहाँ गलत कर रहे थे। अगर कुछ ऐसा है जो अब भी आपके अकॉर्डिंग आप सही कर रहे थे और मेरे में गड़बड़ है, तो वो डिस्कस करिए, वरना आप एग्जाम में फिर वही गलती रिपीट करिए। जिन लोगों का गलत आंसर था या नहीं आ रहा था, उन्हें लगता है इसमें से कुछ है जो ऐसे नहीं होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं, तो डिस्कस कीजिए। चलिए लिख लिया आपने, इसको नोट कीजिए, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। A pump is required to lift 1000 kg of water per minute
हाँ, सो कुछ आंसर्स हैं। एक वजाहत का ठीक है, वजाहत फर्स्ट पार्ट ठीक है, फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड भी ठीक है, मोमिना फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, अस्का फर्स्ट सेकंड ठीक है, मेघना फर्स्ट सही है, हर्षित फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, नबीला, राशिद, फौजिया, आयशा, भाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, उज़मा, साजिद, अगर आजम ये ठीक है, कैस्पिल सही आ रहा है, थर्ड वाला कैस्पिल मुझे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बताओगे ना तो मैं ज़्यादा डिसाइड कर पाऊंगा कुछ। आजम ये अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर है तो फिर गलत है, मेघना आपका सेकंड पार्ट भी सही है, राशिद फर्स्ट पार्ट गलत आ रहा है, राशिद, नबीला गड़बड़ है कुछ, व्हाट हॉर्स पावर इंजन इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस, हर्षिद, नबीला बी पार्ट गड़बड़ आ रहा है, अस्का सी सही है, जैनब सारे पार्ट सही है। चलिए खैर, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे, देखिए। सो पंप को कितना वाटर उठाना है, 1000 kg पर मिनट है ना, वेल से उठाना है 20 मिनट्स में, और इसे 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से रिजेक्ट कर देना है। तो पंप ने जो वाटर उठाया, दैट वाटर इज 20 kg पर मिनट। तो इसे लिफ्ट करने में जो वर्क डन करना पड़ा, लिफ्ट करने में, दैट्स mgh, m हो गया 20, g हो गया 10, h कितना दिया है 20 मीटर, और अच्छा 1000 kg वाटर है, 1000 kg, 1000 kg वाटर, और हाइट जो दी थी, हाइट भी 20 दी थी है ना, हाइट जो दी थी दैट्स 20 मीटर की हाइट थी, so that's 1000 into g which is 10 into h which is 20, so the work done is 2 into 10 raised to the power of 5 जूल, इतना वर्क डन करना होगा रफली, 2 into 10 raised to the power of 5 जूल का वर्क डन होगा, इसको उठाकर ऊपर ले जाए। अच्छा चलिए, वर्क डन आ गया, इसको उठाने में कितना वर्क डन करना होगा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है इसे कितनी काइनेटिक एनर्जी देने में कितना वर्क डन करना होगा, भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी दोगे वही वर्क डन होगा, क्योंकि पहले तो रेस्ट में था, हाफ मास इज 1, बट ये याद रखिएगा ये कितने टाइम में है पर मिनट है, हाफ इंटू एम इंटू वी, शायद वेलोसिटी भी 20 ही दी हुई है ना, हाँ, इंटू वी स्क्वायर, सो दिस इज 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000, सो ये 200 हो गया, सो ये आ गया 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 जूल, अगेन पर मिनट। सी पार्ट, पावर, इट्स टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब टोटल वर्क डन लेना होगा, टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, दोनों वर्क डन को ऐड कर दीजिए, इसे W1 कह दीजिए, इसे W2 कह दीजिए, सो W1 कितना है 2 इंटू 10 रेज पावर 5, W2 भी इतना हो गया, इसे डिवाइड कर दिया आपने टाइम से, जो कि टाइम है 1 मिनट विच इज 60 सेकेंड, सो ये आपकी पावर आ गई 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 60। अब आप एक काम और कर सकते हैं ना, ये आ गया 4/6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4 वॉट। एक काम और कर सकते हैं, इसे कह रहा है हॉर्स पावर में कन्वर्ट कीजिए, तो 4/6
इंटू 10⁻⁴ को आपने 746 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे एक बार चेक करने दो 746 से डिवाइड कर कर क्या आता है। तो ये आया, अरे कहाँ गया, 0.00089 0089 इंटू 10⁻⁴ तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 8.9 वॉट, नो सॉरी नॉट वॉट, हॉर्स पावर। तो इतना वर्क डन किया होगा इतने हॉर्स पावर का। चलिए मेरी तरफ से आखिरी क्वेश्चन था, वर्क एनर्जी चलिए ये हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन में हमने अब तक सर्कुलर मोशन में कुछ भी नहीं करा था, तो हम सारा सर्कुलर मोशन एक साथ करेंगे, काइनेमेटिक्स भी करेंगे, डायनामिक्स भी करेंगे, वर्क एनर्जी इन पार्ट से रिलेटेड भी जो कुछ भी सर्कुलर मोशन में आता है सारी चीजें एक साथ करेंगे। तो सर्कुलर मोशन में आपको तीन चीजें करनी है, काइनेमेटिक्स, आप इसकी डायनामिक्स भी करेंगे, तो अभी कुछ क्लासेस तक सिर्फ सर्कुलर मोशन चलेगा। और सर्कुलर मोशन में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे यूज करते हैं एंड मोमेंटम, ये आप देखेंगे इसमें। तो जो कुछ भी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हो सकता है वो हम एक साथ कर लेंगे। सो पहली जो चीज है दैट्स काइनेमेटिक्स। सो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं और आपको वन डायमेंशनल मोशन आता है तो ऑलरेडी आप सब जानते हैं, बस आपको मैप करना आना चाहिए। वहां डिस्प्लेसमेंट था स्ट्रेट लाइन मोशन में, बस अगर मैप करना आता है तो आपको सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स आती है। थोड़ी बहुत नई चीजें सीखनी होगी। वहां डिस्प्लेसमेंट था, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वहां वेलोसिटी थी, यहां एंगुलर वेलोसिटी है। वहां एक्सिलरेशन था, यहां एंगुलर एक्सिलरेशन है। तो जो कुछ भी आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था बस उससे सीधा सीधा हम मैप कर देंगे यहाँ सर्कुलर में। इसे लिख लीजिए इतना, फिर नेक्स्ट से एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारी चीजें स्टार्ट करें। इसे लिख लीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, द नेक्स्ट इज एंगुलर पोजीशन। बिल्कुल उसी ऑर्डर में करेंगे जिस ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं ना, बिल्कुल उसी ऑर्डर में होगा। बस बीच बीच में एंगुलर वर्ड आता चला जाएगा, कहीं एंगुलर पोजीशन आ जाएगा, कहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कहीं एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, ये टर्म्स आती चली जाएंगी। तो देखिए एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या है। जैसे सर्कुलर ट्रैक, एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, ये सेंटर ऑफ द ट्रैक, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज आर। बॉडी ए पॉइंट से उठकर बी पॉइंट पर आ गई, कुछ एंगल कवर किया, दिस एंगल इज थीटा। इसको, ये जो स्टार्टिंग था इसे मैं एज ए ओरिजिन मान रहा था, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको ओरिजिन मान लो भाई। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसने कुछ एंगल कवर किया, दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर पोजीशन। सो थीटा इज योर एंगुलर पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन। एसआई यूनिट रेडियन होगी। So angular position is simply an angle swept by the radius vector. Angle जो ये radius vector बनाएगा with the origin, that angle is known as simply as angular position. अब देखिए angular position के बाद angular displacement, इसका क्या मतलब है? Angular displacement किसे कहते हैं? तो angular displacement is difference in angular position. एंगुलर पोजीशंस में जो डिफरेंसेस होंगे उन्हें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। देखिए डिफरेंस का मतलब क्या है, दिस इज ओ, दिस इज ए, एक बॉडी है, उसकी पहले एंगुलर पोजीशन थी थीटा 1, वो ऐसे घूमते घूमते यहां आ गई, सी पॉइंट पर आ गई, और अब उसका एंगुलर पोजीशन देखो, एंगुलर पोजीशन ओरिजिन वाली लाइन से लेंगे जहां से मेजर किया था इसे, ये थीटा 2 हो गया। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ये है होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम डेल्टा थीटा कहेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस इन एंगुलर पोजीशन। डिफरेंस कह दो या चेंज कह दो, चेंज इन एंगुलर पोजीशन को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। डेल्टा थीटा से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एस आई जो यूनिट होगी इसकी, वो एस आई यूनिट रेडियन, इसकी जो एस आई यूनिट है एंगुलर पोजीशन की, इसकी एस आई यूनिट इज रेडियन। रेडियन इज एंगुलर पोजीशन की एस आई यूनिट, विच इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब इसमें कुछ चीजें और आपको देखनी है। देखिए डायरेक्शन इट्स अ वेक्टर, एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है। राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं बेसिकली, जैसे बॉडी घूम रही है, राइट हैंड की फिंगर कर्ल कर दो, थंब आपको डायरेक्शन दे देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। सो इट्स एन एक्सियल वेक्टर, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, direction is given by right hand thumb, राइट हैंड थंब। और इसमें ऐसे याद कर लो कि अगर बॉडी क्लॉकवाइज जा रही है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ना, फिंगर कर्ल कर दो मोशन के साथ, तो थंब इनवर्ड्स जाएगा। क्लॉकवाइज जा रही है तो डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स हम नेगेटिव ले लिया करेंगे। बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो ये आउटवर्ड्स होगा, आउटवर्ड्स को हम पॉजिटिव ले लेंगे, बाहर की तरफ आ रहा है ना आउटवर्ड्स। ऐसे बॉडी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर्ल कर दो मोशन के साथ, थंब बाहर आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स हो जाएगा।
अब इसमें एक छोटी सी चीज और याद रखने की होती है, वो याद रखने का ये कि जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, जिसे आप डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्चुअली अ वेक्टर। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर नहीं लेते। रीजन सिर्फ ये है कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इसको याद रखिएगा, ये पहले एजर्शन और रीजन क्वेश्चंस आते थे, वहां बड़ी काम की चीज होती थी, ये अब भी काम आ जाएगा आपके, कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, small angular displacement is a vector but not the large angular displacement. बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता। इसके वेक्टर ना होने का रीजन यही है, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए था, एसआई यूनिट इसकी रेडियन थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर सकते हैं। हमेशा जब भी आपके पास कोई एंगुलर वेरिएबल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है, उन सबके कोरोस्पॉन्डिंग एक टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी हो सकती है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है। हर एंगुलर वेरिएबल के कोरोस्पॉन्डिंग आपको एक लीनियर वेरिएबल मिलेगा जो टेंजेंशियल होगा। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन linear and angular displacement। लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपको रिलेशन चाहिए, रिलेट करना है आपको, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपको रिलेट करना है। तो देखिए, उसको रिलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए एक बॉडी है, सी वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आती है। ये कुछ एंगल कवर करती है थीटा से, डी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से बी ज्वाइन कर दो, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, डीएल। रेडियस ऑफ द ट्रैक इज आर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा क्रॉस आर। अब आप में से अगर कोई चाहता है कि ये डिराइव होकर कैसे आया, तो कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट एंगल की डेफिनेशन है। एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, इज द लेंथ ऑफ आर्क बेसिकली, डीएल इज डी थीटा क्रॉस आर। नॉट एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हम बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि हम कॉर्ड की लेंथ निकाल रहे हैं, एंगल इंटू रेडियस, फिर कह रहे हैं कि ओके, कॉर्ड और आर्क की लेंथ ऑलमोस्ट बराबर होगी क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो डीएल इज डी थीटा क्रॉस। एक चीज और है, बड़े एंगल में भी इसी को अप्लाई कर देते हैं, ऑल दो एरर रहते हैं, लेकिन अच्छी से अच्छी आप बुक यूज कीजिए इस लेवल की, इवन एंट्रेंसेस में ये एरर दिखेगा आपको, ये अप्रोक्सीमेशन दिखेगा कि तो छोटे एंगल के लिए वैलिड है। आपको अंदाजा है बड़ा एंगल होगा यार, आर्क की लेंथ में और कॉर्ड में फर्क आ जाएगा ना, ले लो 30-35 डिग्री का एंगल ले लो, इसमें और इसमें अच्छा खासा फर्क होगा। लेकिन आप देखोगे रोटेशन में, आप क्वेश्चंस करोगे, हर जगह आप ऐसे लिखा करोगे, एल इज थीटा इंटू आर। हटा दिया बिल्कुल ही, कॉर्ड की लेंथ और आर्क की लेंथ बराबर कर दी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर कॉर्ड और आर्क की लेंथ में ही अटक जाए तो मैकेनिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए ज्यादातर जगह ही अप्रोक्सीमेटली लेकर छोड़ देता है, टेंशन नहीं देता। तो डीएल इज डी थीटा क्रॉस आर आ गया। अब ये बॉडी ऐसे घूम रही है, अब जरा से इनपुट्स आप दीजिए कुछ, मुझे लगे कि पब्लिक जाग रही है, अभी सोई नहीं है। डी थीटा का डायरेक्शन क्या है, क्या लगता है आपको, डी थीटा किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, लेफ्ट राइट, कहां जा रहा है? वेरी गुड, d theta is acting in inwards direction, d theta is inwards and r is in the plane of board। जरा एंगल गेस कर सकते हो, उस्मा, आयशा,
क्या हो जाता है तुम लोगों को, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हो। आर और थीटा में एंगल कितना होगा? यस, 90 डिग्री एंगल होगा। डी आर इंटू थीटा इंटू आर इंटू साइन 90। तो मैं इसको हमेशा ऐसे यूज कर लिया करूंगा, डी आर इज आर डी थीटा। और ये सोच जानते हुए कि दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन है ना, दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द आर्क। मैं लेंथ ऑफ द आर्क और कॉर्ड को एक ही लेके चल रहा हूँ। बराबर, तो यहां से आपने लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर लिया। हर्षद, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि एंगल क्या होगा, डी थीटा और आर के बीच का एंगल क्या होगा, है ना? तो 90 डिग्री एंगल होगा। तो डीएल इज आर डी थीटा होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, इतना लिख लीजिए, फिर हम वेलोसिटी पर आते हैं। इतना लिख लीजिए। अच्छा, बट वाई, क्यों इतना होगा भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इनवर्ड्स होगा, है ना? रेडियस प्लेन में है बोर्ड के, तो इनवर्ड्स और बोर्ड के प्लेन में अगर एक वेक्टर है, उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। हाँ जी हर्षद, ऐसे ही होगा। चलिए भाई, लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़े। इतना लिख डालो तो मुझे बताओ, फिर हम एंगुलर वेलोसिटी करेंगे। चलिए भाई, सबने लिखा? जरा 4-5 बच्चे बता दो तो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। जैनब इस स्लाइड की बात कर रही हैं? चलिए लिख लीजिए, इससे इस पर कुछ काम नहीं है। इसे भी लिख लीजिए, फिर हम वेलोसिटी शुरू करते हैं। वेलोसिटी के बाद फिर जरा सा एक आध क्वेश्चन देखेंगे, रिलेट करेंगे इन चीजों को। ओके, चलिए ये भी लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, देखिए देखिए एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? इट्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। Angular velocity is angular displacement divided by time. So your angular velocity is the ratio of, this is the ratio of angular displacement divided by time. That's angular velocity, the ratio of angular displacement in time. So एंगुलर वेलोसिटी आप बेसिकली कैलकुलेट कैसे करोगे? इट्स दो तरह से हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे और इंस्टेंटेनियस भी कैलकुलेट करेंगे। सो अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताइए, ओमेगा एवरेज, then omega average is change in angular displacement divided by time interval, that's omega average. अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बताइए, सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो आप लीनियर वेलोसिटी के लिए करते हैं, यू विल डिफरेंशिएट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इसको लिखिएगा जरा बस 1 मिनट। हाँ, अच्छा, हाँ जी, आ गया। इसकी एसआई यूनिट जो होगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। इज एन एक्सियल वेक्टर। डायरेक्शन के लिए वही राइट हैंड थंब रूल फॉर डायरेक्शन यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल फॉर डायरेक्शन। और ये राइट हैंड थंब रूल हम यूज कैसे करेंगे? ये सर्कुलर ट्रैक है, हाँ, ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, देन ओमेगा इज इनवर्ड्स, है ना, एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड्स होगी। दिस क्रॉस मींस इनवर्ड्स। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देन योर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज आउटवर्ड्स। सो जो चीज लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड था, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, वही एंगुलर वेलोसिटी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए था, वही चीज एज इट इज आप एंगुलर वेलोसिटी में भी यूज करेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन में भी यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखिएगा। बेसिक सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जरा सा ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस आ जाएगा। हालांकि आपके लिए कोई नया न्यूमेरिकल नहीं होगा, 1D में भी ऐसी न्यूमेरिकल करते हैं। उसने आपको दिया एंगुलर पोजीशन दी हुई है। हर्षद अभी मैं जरा एक क्वेश्चन लिख दूंगा ना, उसके बाद आइएगा, उसके बाद अभी तो मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। एंगुलर पोजीशन इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। दिस इज एंगुलर पोजीशन। आपको चाहिए कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी in 0 to 2 seconds, एंगुलर वेलोसिटी एट 2 seconds। तो जब वो इंटरवल देता है, दैट मींस वो फर्स्ट पार्ट में एवरेज पूछ रहा है। जब इंस्टेंट देता है, कहता है एट 2 seconds, दैट मींस अब वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। सो यहां जब आप क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इट्स डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा थीटा आप कैसे निकालोगे? थीटा 2 माइनस थीटा 1, डेल्टा टी इज T2 माइनस T1, T1 इज 0, थीटा 1 इज जस्ट पुट T इक्वल टू 0 हर जगह, so that will be 3 into 0 square plus 2 into 0 plus 1, so that comes out to be 1 radian. Your T2 is 2 seconds, so your theta 2 would be, that's 3 into 2 square plus it's 2 into 2 plus 1. So your theta 2, 4, 3, 12, 12, 4, 16 and 1, 17, 17 radian. So अगर हम यहाँ value substitute करें, then it would be 17 minus 1 by T2 minus T1, that's 2 minus 0, so it's 16 by 2, that's 8 radian per second is the angular velocity. इसके बाद second part, this is average velocity. अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, then instantaneous means rate of change of angular displacement. So omega comes out to be, it's d over dt of theta. Your theta is 3t square plus 2t plus 1. So your omega comes out to be is 3, derivative of t square is 2t plus 2, derivative of t is 1 and 1 is 0. So your omega comes out to be 6t plus 2. So your 2 is, t is 2 seconds now. So your omega is 6 into 2 plus 2. तो भाई ये ओमेगा आ गया आपका, it's 14 radian per second. So this is the angular velocity and this is the angular velocity which is average. तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है एवरेज और इंस्टेंटेनियस के अंदर। चलिए इसे लिख लीजिए, जब हो जाए मुझे बताइएगा, फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं।
चलिए सबने लिख लिया, इसे लिख लीजिए। चलिए एक और देखिए, छोटी छोटी सी चीजें कि वो कहता है एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, सर्कुलर ट्रैक का कुछ रेडियस दे दिया उसने 2 मीटर, ऐसे करके जा रही है। वो कहता है बॉडी है 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, 10 revolutions in 5 seconds. Calculate angular velocity. 10 revolutions in 5 seconds, then calculate the angular velocity. तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करें, सो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर displacement divided by 10. So 10 revolution means it's 10 into 2 pi. Time means 5 seconds. So it's 4 pi radian per second. एक चीज और याद रखिएगा कि अगर वो आरपीएम में देता है तो उसे आप रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है वो आपसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज 20 आरपीएम। आरपीएम मींस 20 रेवोल्यूशंस और 20 रोटेशंस पर मिनट, दैट्स आरपीएम। सो ये आ गया 20 रेवोल्यूशंस, सो 20 into 2 pi per minute is 60, so that's 20 by 60, 3, so it's 2 pi by 3 much of radian per second. So that's 2 pi by 3 radian per second is your angular velocity. It's 2 pi by 3 radian per second. That's it. तो ऐसे आप कन्वर्ट करेंगे, मतलब जस्ट 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और 60 से डिवाइड कर दो। अब उसी में वो आपसे इसी में पूछ ले कि भाई लीनियर वेलोसिटी भी बता दो, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा आर, और लीनियर वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर पाथ से टेंजेंशियल होगी। हर पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी सर्कुलर पाथ से। So your omega is 4 pi, your radius is 2, it's 8 pi meter per second. छोटी छोटी कैलकुलेशन, इतना लिख लीजिए। चलिए भाई लिख लिया। मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन में आज शुरू ना करूं, क्योंकि एक्सेलरेशन अब 5 मिनट रह गए, कोई फायदा नहीं है एक्सेलरेशन। हम नेक्स्ट ट्यूसडे जब हम स्टार्ट करेंगे, सो ट्यूसडे मैं काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर दूंगा, सिर्फ एक्सेलरेशन बचता है, एक्सेलरेशन और न्यूमेरिकल्स ही करने। तो इसको मैं आज यहीं छोड़ूंगा, ट्यूसडे हम कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास है फिर से मैग्नेटिज्म की, और मेरे ख्याल से कुछ असाइनमेंट्स आपके ग्रुप्स में अपडेट हो रहे होंगे, उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करते रहिए, कुछ तो टॉपिक क्लियर होगा। तो आज मैं से यहीं छोड़ता हूँ।